उसे प्रभात सिंह की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि प्रेम उथला नहीं गहरा होना चाहिए। अब मधुबनी कुछ भी कहती रहती और उपेंद्र उसकी एक ना सुनता। इसी तरह जिंदगी के 2 साल और गुजर गए। वक्त ने करवट ली और एक बार फिर मोतीबाई की गोद हरी हुई। इस तरह उसने एक बार फिर से एक और बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मोतीबाई ने मिट्ठू रखा। 2 बेटियों को देखकर मधुबनी की नीयत खराब होने लगी। वो इन लड़कियों को भी कोठे पर बिठाने के सपने देखने लगी। अब उसके मन में मोतीबाई के लिए स्वार्थी प्रेम उमड़ने लगा था। वो बच्चियों का खूब ख्याल रखने लगी और मोतीबाई का भी। मोतीबाई सोचती थी कि शायद उम्र का तगाजा है, अब मधुबनी में सुधार आ रहा है। शायद इस उम्र में वो अपने आप को सुधारना चाह रही हो। लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही था। मधुबनी का इरादा क्या है ये मोतीबाई नहीं समझ पाई। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा था। रिमझिम और मिट्ठू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और स्कूल जाने लगी थी। रिमझिम 7 साल की हो रही थी और मिट्ठू 5 साल की। इधर प्रभात सिंह की पत्नी चंद्रिका भी एक दिन जिंदगी से मुंह मोड़कर चली गई। आखिर और कितने साल तक वो मौत से लड़ती। प्रभात सिंह के बच्चे भी अब बड़े हो चले थे और अब चंद्रिका के जाने से उनकी जिम्मेदारियां भी कम हो गई थी। अकेली हवेली में उनको घुटन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अब अपने बच्चों को ननिहाल से बुला लिया था। बच्चों को कहीं कुछ बुरा ना लगे, इस वजह से उन्होंने अब अजीजन बाई के कोठे पर जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने शायरी लिखना नहीं छोड़ा था। जब भी कोई नई गज़ल लिखते तो नौकर के हाथ अजीजन बाई के कोठे पर भिजवा देते। बदले में मोतीबाई शुक्रिया अदा का खत भिजवा देती। इधर बच्चियों का स्कूल जाना देखकर मधुबनी के कलेजे पर सांप लौटते। मधुबनी को दोनों लड़कियों का पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उपेंद्र के आगे उसकी एक ना चलती। इसी तरह एक दिन रिमझिम स्कूल से आई तो चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगी और किसी से कुछ नहीं कहा। जब मोती उसे बुलाने आई तो उसे रोता हुआ देखकर पूछ बैठी कि क्या हुआ। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाओ, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई को झटका सा लगा और पूछ बैठी, लेकिन क्यों? मेरे स्कूल के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारी माँ गंदी है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। हम लोगों की माँ ने मना किया है, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई वहीं बैठ गई और सोचने लगी। आखिर उसका नाम उसकी बेटियों की जिंदगी के आड़े आ ही गया। बड़ी हिम्मत करके वो रिमझिम से बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा नाम किसी और स्कूल में लिखवा दूंगी जहाँ तुमसे सभी बात करेंगे। अब तो खुश, बस कल ही मैं किसी और स्कूल वालों से बात करती हूँ। ऐसा कहकर उस समय तो मोतीबाई ने रिमझिम को समझा तो दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि स्कूल बदलना ही इस समस्या का हल नहीं है। इस मामले पर उसने उपेंद्र से बात की, लेकिन उपेंद्र को भी इस समस्या का कोई हल समझ नहीं आया। ये बात मधुबनी तक पहुंची तो वो बोली, बहुत हो चुकी लड़कियों की पढ़ाई, अब इन्हें स्कूल भेजना बंद करो। घर पर ही इनकी पढ़ाई का कुछ इंतजाम कर दो। और वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करेगी? ये भी तो बड़े होकर अपनी माँ की तरह एक कोठे वाली ही बनने वाली है। इन्हें नाच गाने की तालीम दिलवाओ, वही आगे काम आएगा। मधुबनी की जहरीली बातें सुनकर अब मोतीबाई चुप ना रह सकी और बोली, खबरदार, तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं अब अपनी बेटियों की जिंदगी तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगी। मेरे इस काम की गंदी परछाई भी मेरी बेटियों पर नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी को मार भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों का सौदा हरगिज़ नहीं करूँगी। जिंदगी की जद्दोजहद ने आज मोतीबाई को ना जाने किस दोराहे पर खड़ा कर दिया था। अगर स्कूल भी बदला जाता है तो उसकी बदनामी वहाँ भी तो पहुँच जाएगी। कुछ भी हो जाए, उसकी बेटियाँ कोठे पर नहीं बैठेंगी, ये उसने ठान लिया था। और एक रात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूध के गिलास में धतूरे के बीज पीसकर मिला दिए। आधी रात गए दोनों बच्चियां इस जहर को सह नहीं पाई और उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। 1-2 उल्टी के बाद भी जब उल्टियां नहीं रुकी तो उपेंद्र घबरा गया। अब तो उनके पास मोटर थी,
इसलिए मोटर में दोनों बच्चियों को डाला और डॉक्टर के पास चल पड़ा। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। तब डॉक्टर ने कहा कि बच्चियों को कुछ जहरीली चीज़ दी गई है। शुक्र कीजिए कि जहर खाने के कुछ देर बाद उल्टियाँ शुरू हो गई, इसलिए मेरा काम आसान हो गया। अगर उल्टियाँ ना होती तो आप इन्हें मेरे पास भी ना लाते और इन्हें बचाना नामुमकिन था। बस सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। अब वे खतरे से बाहर हैं। अगर आप घर जाना चाहे तो जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उपेंद्र का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि ये काम हो ना हो उसकी माँ मधुबनी का है, इसलिए वो बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर घर आ गया मधुबनी की खबर लेने। और घर पहुंचकर चीख पड़ा, बाहर निकल नागिन, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की तूने। महुआ ने उन्हें कोठे पर बैठने को मना कर दिया तो तू उनकी जान की दुश्मन हो गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। उपेंद्र का चीखना चिल्लाना सुनकर मधुबनी बोली, क्या कहता है रे तू? मैं भला बच्चियों को क्यों मारने लगी? मेरी भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? तू उन्हें कोठे पर बिठाना चाहती थी। तेरी ये मनसा पूरी ना हुई तो तू उनकी जान लेने पर आमदा हो गई। उपेंद्र गुस्से से बोला, मैं ऐसा क्यों करने लगी? क्या वो मेरी पोतियां नहीं हैं? मैंने भी तो उन्हें पाला पोसा है। मधुबनी बोली, तूने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पाला पोसा था। उपेंद्र बोला, क्या बकता है रे? मधुबनी चीखी, बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ। तूने ही उनके खाने में जहर मिलाया होगा। उपेंद्र बोला, तू मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मधुबनी बोली, तो तेरे सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? उपेंद्र ने पूछा। पीछे से आवाज आई, ये मैंने किया है। वो महुआ थी। महुआ, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो उनकी माँ हो, तुमने उन्हें जन्म दिया है। उपेंद्र ने पूछा। इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि उनका सौदा हो, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई उन पर उंगली उठाए, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें तवाइफ की बेटियां कहे। तो तुम उन्हें मार दोगी, उनकी जान ले लोगी। कैसी माँ हो तुम? इस समस्या का कोई और हल भी तो हो सकता है। उपेंद्र बोला, मुझे और कोई हल समझ नहीं आया तो मैंने उन दोनों के दूध में धतूरे के बीज पीसकर मिला दिए। महुआ बोली, मैं अब और अपनी बेटियों को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही जमींदार साहब के पास जाकर उनसे इस समस्या को हल करने के लिए कहता हूँ। और इतना कहकर उपेंद्र फिर से मोटर में बैठकर अस्पताल चला गया बच्चियों के पास। बच्चियां जब घर आ गई तो उन्हें घर छोड़कर वो उसी वक्त जमींदार साहब के पास पहुंचा। अरे उपेंद्र बाबू, आप कहिए कैसे आना हुआ? प्रभात सिंह ने पूछा। बहुत जरूरी काम आ पड़ा और आपके सिवा इस समस्या का रास्ता सुझाने वाला मुझे और कोई नज़र न आया, इसलिए आ गया आपके पास। उपेंद्र बोला, अच्छा किया जो आप आए, लेकिन समस्या क्या है जरा मैं भी तो सुनूं। प्रभात सिंह बोले। महुआ बहुत परेशान है और परेशानी के चलते उसके हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। उपेंद्र बोला, आगे भी कहिए। प्रभात सिंह बोले। और उपेंद्र ने प्रभात सिंह को सारी कहानी कह सुनाई। उपेंद्र की बात सुनकर प्रभात सिंह बोले, बस इतनी सी बात? मैंने सोचा पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। प्रभात सिंह बोले, ये आपको इतनी सी बात लगती है? अगर बच्चियों को कुछ हो जाता तो? उपेंद्र बोला, हुआ तो नहीं ना, तो बेफिक्र रहो बरखुरदार। जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। चिंतित रहकर समस्याओं को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। प्रभात सिंह बोले, तो आपको इस समस्या का कोई हल सूझा? उपेंद्र ने पूछा। एक ही हल है मियाँ, और वो है जुदाई। प्रभात सिंह बोले, मतलब क्या है आपका? उपेंद्र बोला, ऐसा करो, बच्चियों को किसी महफूज जगह रखवा दो। प्रभात सिंह बोले, और वो जगह कौन सी होगी? उपेंद्र ने पूछा। मेरी एक चचेरी बहन है जो लखनऊ में संगीत विद्यालय चलाती है। बेवा हो गई थी और दोनों बच्चे विद्यालय में जाकर बस गए, तो उन्होंने अपना समय काटने के लिए संगीत कला केंद्र खोल लिया। वहाँ स्कूल और हॉस्टल दोनों साथ में ही हैं। अनाथ लड़कियों के लिए उन्होंने ये स्कूल खोला था, लेकिन सब अच्छे अच्छे घरों से भी लोग अपनी बेटियों को यहाँ संगीत के लिए भर्ती करवाते हैं। तुम और मैं बच्चियों को लखनऊ में भर्ती करवा आते हैं, सब समस्याएं खत्म। जमींदार प्रभात सिंह बोले,
बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, बहुत एहसान है आपके हम पर। एक और चढ़ गया। उपेंद्र बोला, कैसी बातें करते हो बरखुरदार, मोती बाई मेरी बहन है और इस नाते तो ये मेरा फर्ज बनता है। कल ही तैयारी कर लो, कल ही चलते हैं, प्रभात सिंह बोले। और इस तरह एक बार फिर उपेंद्र अपनी समस्या का समाधान लेकर प्रभात सिंह की हवेली से लौटा। उपेंद्र बिना देर किए हुए दोनों बेटियों को संगीत कला केंद्र में प्रभात सिंह के साथ भर्ती करवाने ले गया। प्रभात सिंह की चचेरी बहन ही संगीत कला का केंद्र चलाती थी, इसलिए एडमिशन में कोई दिक्कत न हुई। बच्चियों के संगीत केंद्र चले जाने से अब उपेंद्र और महुआ की परेशानी कुछ कम हो गई थी। फिर से उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। इसी बीच जब उपेंद्र के पास बेटियों की जिम्मेदारी खत्म हो गई तो उसने सोचा कोई काम शुरू किया जाए। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए उसने एक डेयरी खोलने का सोचा। शहर से बाहर उसने कुछ जमीन और कुछ गायें भैंस खरीदी। अपना हाथ बटाने के लिए उसने कुछ लोगों को भी अपने साथ काम पर रख लिया। उसका ये काम चल पड़ा। उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास आ गया था कि अब वो महुआ को अपने पैसों से उपहार भेंट किया करेगा। उसने अपनी डेयरी के मुनाफे से कुछ पैसे इकट्ठे किए और महुआ को सोने के जड़ाऊ कंगन उपहार में दिए। उन कंगनों को पहनकर महुआ खुशी से फूली ना समाई। आखिर वो उसके पति की कमाई के कंगन थे। महुआ के मन से एक और बोझ जैसे उतर गया था। उसने सोचा देर से ही सही, कम से कम उसके जीवन में कुछ तो खुशियां लौटी। अब जब भी महुआ का मन अपनी बेटियों से मिलने का करता तो वो खुद ही लखनऊ जाकर उनसे मिल आती, लेकिन बेटियों को उसने अपने पास बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बच्चियों का भी वहाँ मन लग गया था। वो वहाँ ठीक से पढ़ रही थी और साथ साथ संगीत भी सीख रही थी। इसी बीच महुआ की जिंदगी में फिर से एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। महुआ बहुत डर रही थी कि इस बार लड़की ना हो तो अच्छा है, क्योंकि दो बेटियों को वो बड़ी मुश्किल से सही जगह पहुंचा पाई थी। लेकिन इस बार महुआ की मुराद पूरी हो गई। उसे बेटा जो हुआ था, उसने प्यार से उसका नाम पलाश रखा था। पलाश अभी साल भर का ही हुआ था कि मधुबनी एक लंबी बीमारी के बाद भगवान को प्यारी हो गई। मधुबनी के जाने से पलाश की पूरी जिम्मेदारी अब उपेंद्र पर आ गई थी, इसलिए वो अब अपनी डेयरी वाले काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन संकोचवश वो महुआ से कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद इस बात को लेकर उपेंद्र और महुआ के बीच बहस हो गई। मजबूरी में अब महुआ को पलाश को अपने साथ कोठे पर ही ले जाना पड़ता। वहाँ पलाश को अजीजन बाई संभाल लेती या वहाँ की लड़कियाँ। फिर एक दिन ना जाने महुआ को क्या सूझी, उसने कोठे ना जाने का मन बना लिया। लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि खर्चा कैसे चलेगा। दोनों बेटियां लखनऊ में पढ़ रही हैं, ये तीसरा भी तो है। अभी उपेंद्र का काम भी उतना नहीं जमा है। एक बार उपेंद्र का काम जम जाए फिर वो कोठे को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे देगी। इस तरह पलाश 3 साल को होने को आया। इधर उपेंद्र की डेयरी के आसपास और भी डेयरियां खुल गई तो उसका काम कुछ मध्यम सा हो गया। अब डेयरी से उसको उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जैसे पहले हो रहा था। इसी परेशानी के चलते उपेंद्र ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब आए दिन महुआ और उपेंद्र में बहस होने लगी, जिसे देखकर छोटा पलाश परेशान हो उठता। लेकिन इस समस्या का दोनों में से किसी ने कोई समाधान न ढूंढा। और तभी एक दिन थक हार कर फिर से उपेंद्र जमींदार प्रभात सिंह के पास जा पहुंचा और जाकर बोला, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ जमींदार साहब। क्यों मियाँ, अब कौन सी मुसीबत ने आपके दरवाजे खटखटा दिए जो आप ऐसी बुज़दिलों वाली बातें करते हैं? प्रभात सिंह बोले, ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिला मुझे और शायद ना कभी मिलेगा। उपेंद्र बोला, मियाँ आपकी पहेलियाँ सुलझाने का समय नहीं है हमारे पास। जो कहना है साफ साफ कहिए। प्रभात सिंह बोले, मेरी सारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। सौतेली माँ, तवाइफ बीबी, बच्चियाँ भी दूर हैं। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। ज़िंदगी अब बोझ लगने लगी है। उपेंद्र बोला। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।